बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूं बेटा। आज हम लोगों को पढ़ना है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था जो इवोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमको एविडेंसेस का जो है बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं इवोल्यूशन के बारे में कि हमसे पहले बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इस दुनिया से क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं कि कभी हम इंसान नहीं थे बल्कि बंदरों जैसे थे, यानी हमारे एंसेस्टर्स और बंदरों के एंसेस्टर्स सेम थे, है कि नहीं। ये सारी बातें मैंने आपसे करी थी। मैंने क्यों कर दी पता है? क्योंकि जो एविडेंस हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं। हम कह देते हैं पहले मैमथ हुआ करते थे, हाथियों की तरह, हाथियों के पूर्वज। फिर हम कहते हैं डायनासोर हुआ करते थे। जब बात आती है डायनासोर की तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं ना डायनासोर देखने के लिए, लेकिन सामने से देख लें तो हमको निपटा दे, है कि नहीं बेटा। तो ये जो सारी बातें हैं हमारी, ये सब बेस्ड हैं एवोल्यूशन के एविडेंस के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? किसके ऊपर? एविडेंस के ऊपर। तो बहुत सारे एविडेंस है, जैसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, कंपैरेटिव एनाटॉमी और बोलो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, बायोकेमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल और बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस हैं जो मैंने बात की थी। और आज हमको ये सारे एविडेंस पढ़ने हैं। नीट में बेटा इससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बेटा अपना पहली हेडिंग रहेगी आज की एविडेंस के ऊपर, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या रहेगी बेटा? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस को बताने के पहले मैं एक बात बता दूं तुमको बेटा कि जो पैलेंटोलॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ, तो फॉसिल्स की स्टडी करना कहलाता है पैलेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। और जब भी हम फॉसिल की स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे इस दुनिया में जो इस दुनिया से जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो हमसे मिलते जुलते हैं, आज के एनिमल से मिलते जुलते हैं, और वही हमारे एंसेस्टर्स यानी बेटा पूर्वज हैं। बात समझ में आई बात? ठीक है, तो देखते हैं। तो कोई बच्चा पूछता है कि सही बताइए फॉसिल क्या है, तो हम कहते हैं डेड रिमेन। डेड रिमेन्स, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इस दुनिया से मर चुका है और उसकी जो रिमेन बचे हुए हैं, पार्ट्स बचे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं फॉसिल। जैसे एक इंसान ने गड्ढा खोदा और उसको ये मिला, ये कुछ क्रोकोडाइल जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्रोकोडाइल नहीं है, ना ही एलिगेटर है, बल्कि जो इसकी हड्डियां हैं, हमने जब उसकी स्टडी की तो पता चला कि एक इसी साइज के जो क्रोकोडाइल है उससे इसकी हड्डियां भारी हैं और इसकी बनावट थोड़ी डिफरेंट है। यानी ये आज का क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि आज से लगभग 10-15 हजार साल पहले, 20,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले ऐसी स्पीसीज दुनिया में रहा करती थी जो किसके एंसेस्टर्स हैं? क्रोकोडाइल के। यानी क्रोकोडाइल जो हैं वो इन्हीं से बने हैं। आई बात समझ में? इनका कैरेक्टर उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। जब हमने इनकी स्टडी की, इनके फॉसिल्स की स्टडी की, तो बेसिकली फॉसिल क्या है? डेड रिमेन, जो कहीं जमीन के नीचे दब गए, बर्फ के नीचे दब गए। और जब हमें उनकी स्टडी करने के बाद पता चला कि ये जो बेटा एनिमल्स हैं ये आज के एनिमल नहीं हैं, बल्कि आज के एनिमल से इनके कैरेक्टर मिलते हैं। तो ये कौन हो गए? उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर हो गए, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके आज का जो ऑर्गेनिज्म है वो बन गया है। आई बात समझ में? बोलो। वहीं पर हमें खुदाई करने से पता चलता है, क्या पता चलता है? कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसी चीजें यूज करते थे, कहीं खाना बनाने के लिए तो कहीं अपने किचन में खाना खाने के लिए, जिससे हमको पता चला कि जो हमारे पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे और वो इन चीजों का यूज करते थे। ये भी हमें कौन बता रहे हैं? फॉसिल्स बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? वहीं पर डायनासोर के बड़े बड़े जो भाई साहब स्केलेटन हैं, बड़े बड़े हड्डियों के ढांचे हैं, जब हमें उनकी सोर्स से पता चला, जब हमें उनकी खोज करी हमने, और वो के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि हाथी से भी बड़े विशाल एनिमल इस दुनिया में रहा करते थे, क्योंकि उनके क्या है बेटा? स्केलेटन है हमारे पास, और ऐसे स्केलेटन हमें आज के एनिमल्स के देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस दुनिया में रहा करते थे किसी जमाने में, अभी ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आई बात समझ में? बोलो भाई। तो हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हैं ये फॉसिल की ही स्टडी हैं, जिससे हम बताते हैं कि अलग अलग लाइफ फॉर्म्स दुनिया में रहा करते थे और वो कैसे इवॉल्व हो गए। फिर हम कहते हैं फॉसिल्स आर इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। जब भी हम बात करते हैं बेटा इवोल्यूशन के बारे में तो फॉसिल की स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉसिल ही इस बात का सबूत दे रहे हैं कि भाई साहब ये जो हड्डियों का ढांचा है, ये जो किसी का सर मिल गया, जैसे बेटा हमको जो है तंजानिया में, कहां पे? नाइजीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, तंजानिया हो गया,
यहां पर अफ्रीका के जो बेसिकली कॉन्टिनेंट के देश हैं वहां पर हमको बहुत सारे क्या मिले, हड्डियों के ढांचे मिले, इतने बड़े बड़े सर मिले जो कि इंसानों से मिलते हैं, लेकिन वो हमसे भी बहुत बड़े और विशाल थे, जिससे पता चला जो हम ह्यूमन हैं वो हमारे कौन हैं, एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं। आज से हजारों साल पहले हम उनके जैसे थे और आज हम इवॉल्व हो गए हैं, आज हम मॉडर्न मैन हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस बेटा पढ़ाऊंगा मैं तुमको किसमें, ह्यूमन इवोल्यूशन में, ठीक है बेटा। दे हेल्प इन ट्रेसिंग एंसेस्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स हैं तो भाई साहब फॉसिल की स्टडी करने से ही हमको पता चलता है कि वो उसके एंसेस्टर हैं या नहीं, उसकी उसको ट्रेस करने में, उसको पता करने में क्या करते हैं, बोलो, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, दे हेल्प इन फाइंडिंग द मिसिंग लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो बे। जैसे मैंने कहा एम्फीबियंस, कौन है बेटा, एम्फीबियंस। फिर कौन आए, रेप्टाइल्स। फिर कौन आए, एव्स। तो जब जुरासिक एरा चल रहा था, यू नो जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड कौन था, जब इस दुनिया में डायनासोर का गोल्डन एरा था। जुरासिक पीरियड बोलते हैं गोल्डन एरा ऑफ डायनासोर्स। जो डायनासोर्स थे इस दुनिया में रहा करते थे बेटा, उनका जो गोल्डन एरा था, गोल्डन एरा यानी इस धरती पर उनका राज था, हर जगह डायनासोर थे अलग अलग तरह के। ऐसे एरा को हम बोलते हैं जुरासिक एरा या जुरासिक पीरियड। उस टाइम पे क्योंकि रेप्टाइल्स इनसे आए हैं, तो जो रेप्टाइल्स थे उस टाइम पर ये सबसे ज्यादा थे इस दुनिया में। जैसे आज का जो रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, इससे भी विशाल विशाल खतरनाक थे। किस एरा की बात कर रहा हूं मैं, जुरासिक पीरियड की, जुरासिक पीरियड की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली जो रेप्टाइल्स थे इस दुनिया में बहुत सबसे ज्यादा थे। रेप्टाइल्स के बाद कौन आए बेटा, बर्ड्स, एव्स यानी बर्ड्स। तो कोई तो ऐसा स्पीसीज होगा जो रेप्टाइल से बर्ड बना, इवॉल्व हुआ। कुछ रेप्टाइल ऐसे थे जिन्होंने उड़ने की कोशिश की, कई जनरेशंस तक वो धीरे धीरे क्या हुए, चेंज हुए, उनके फीदर्स पर आने लगे, फिर जाके वो उड़ने लगे। तो जब हमको स्टडी करने के बाद में पता चला कि जो रेप्टाइल है, जो बर्ड है, उनके बीच में एक स्पीसीज और थी जो रेप्टाइल से कैरेक्टर भी शेयर करती थी, बर्ड के कैरेक्टर भी शेयर करती थी। यानी इस दुनिया में आज की जो बर्ड हैं और जो आज के रेप्टाइल्स हैं, पहले कुछ ऐसी स्पीसीज थी जिनके पास रेप्टाइल के भी कैरेक्टर थे और बर्ड के भी कैरेक्टर थे। इनको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से बेटा आपको समझाता हूं। जैसे आज के डेट में कुछ इंसान है, वो इंसान क्या करें, धीरे 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 वो उड़ने की कोशिश करें, उचकने की कोशिश करें, हजारों साल तक यही करते रहे उनकी कुछ जनरेशन। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां उनके पर बनने लगे, मतलब धीरे धीरे स्किन जुड़ने लगेगी, धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगेगा और हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे होंगे जो उड़ने लगेंगे। लेकिन बेटा उसमें से जो अडेप्ट हो जाएंगे वो तो बिल्कुल बर्ड बन जाएंगे लाखों साल में जब इनका इवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो कुछ होंगे जो अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, इनिशियल फेज में थे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनको कौन खा लेंगे, डायनासोर्स, क्योंकि जुरासिक एरा की बात हो रही है। तो ऐसे ही बेटा रेप्टाइल और बर्ड के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक थी जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम था, ये पूछा जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये एक ऐसी बर्ड थी जो रेप्टाइल जैसी थी। अगर मैं आपको कहूं तो उड़ने वाली छिपकली, अजीब लगेगा सुन के, या उड़ने वाला डायनासोर, या उड़ने वाला मगरमच्छ, क्योंकि रेप्टाइल है सब, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, पैलेंटोलॉजी है, ये कहती है एवोल्यूशन के अलग अलग लाइफ फॉर्म को एक्सप्लेन करती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आते हैं बेटा, कौन आते हैं बेटा, हमारे फॉसिल के रिमेन्स की स्टडी करना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन है, कनेक्टिंग लिंक। तो चलो बात करते हैं बेटा कनेक्टिंग लिंक के बारे में। क्या होती है कनेक्टिंग लिंक, तो मेरे साथ बोलो, बोलो, जब कभी दो अलग अलग फाइलम के बीच की स्पीसीज जो दोनों से कैरेक्टर शेयर करे उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स किसकी कनेक्टिंग लिंक है, बोलो, रेप्टाइल और बर्ड, रेप्टाइल और बर्ड, रेप्टाइल और, सुनाई नहीं दे रहा हूं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, याद रहेगा। देखते हैं, द फॉसिल ऑर्गेनिजम्स दैट शो कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट फाइला ऑफ एनिमल आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। एग्जाम्पल देखते हैं, तो कनेक्टिंग लिंक वो है जो दो लोगों का कैरेक्टर शेयर करे, दो फाइलम के कैरेक्टर को शेयर करे।
एग्जाम्पल कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स। कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स। इट वॉज फाउंड इन द रॉक ऑफ जुरासिक पीरियड। देखो बेटा होता क्या है, जो पहाड़ हैं या रॉक चट्टाने हैं, जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो आज जो रॉक धसे हुए हैं, क्या ये आज के हैं? आंसर है नो। आज से कई हजार साल पहले जब लावा फटे होंगे, जब वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी फटे होंगे, तो उनसे लावा निकला होगा, फिर वो सालों साल ठंडा हुआ, वो आज चट्टान बन गया। तो बहुत सारी स्पीसीज जो थी ऐसी आर्कियोप्टेरिक्स की, वो रहा करती थी वहां पर। और जब ज्वालामुखी फटे, उनसे लावा निकला, तो ये उसमें क्या हो गई? गर्म लावे में दब गई, जल के एकदम मर गई। लेकिन इनकी हड्डियां उसमें बीच में क्या हो गई? पैक हो गई, उसमें वो ठंडा हो गया। और हम लोगों ने जब उसकी पहाड़ की, उस चट्टान की खुदाई की, तो हमको पता चला कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है कार्बन की, रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करते हैं इसमें। कौन सा एक्टिव? अभी पढ़ाऊंगा, अभी आएगा, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक, जिससे हमको पता चलता है कि जो चट्टान है या जो हमें हड्डी मिली है किसी एनिमल की, वो कितने साल पुरानी है। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स में, केमिस्ट्री, मैंने आप लोग को पढ़ाया था हाफ लाइफ साइकिल, टी हाफ। तो इंसान की जैसे मान लो हड्डी है, ठीक है, तो उसका टी हाफ मान लो फिक्स है। एग्जाम्पल ले लो 4000 साल। 4000 साल में इंसान की हड्डी जो है अगर रखी है, तो आधा उसका मांस उड़ जाएगा, आधा बचेगा, कार्बन उसके अंदर, कार्बन। एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब मान लो एक इंसान जो मर गया वो 60 kg का था। अब उसका जो हमें पूरा स्ट्रक्चर मिला है, उसके शेप और हड्डी के हिसाब से हमने अंदाज लगाया वो 60 kg का था, लेकिन हमको जो स्केलेटन मिला है वो 15 kg का है। इससे क्या पता चला? 60 से 30 आधा होने में 4000 साल लगे, और 30 से 15 आधा होने में फिर 4000 साल मिले। इसका मतलब जो हमको स्केलेटन मिला वो कितना साल पुराना है? 8000 साल पुराना है। ऐसा मैंने कि आपको एग्जाम्पल दिया, समझ गए ना। तो हम हाफ लाइफ साइकिल का यूज करते हुए, हाफ लाइफ टाइम को यूज करते हुए, केमिस्ट्री फिजिक्स को यूज करते हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री कंसेप्ट को लगाते हुए हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है। समझ गए? बोलो। तो इसकी स्टडी करते हुए पता चला ये जुरासिक पीरियड का है, यानी आज से लगभग 1.5-2 मिलियन साल पुराना, 15 से 20 लाख साल पहले आर्कियोप्टेरिक्स चट्टान में दब के मर गई थी, जिसकी खुदाई करने के बाद पता चला कि भाई साहब जो इसके कैरेक्टर हैं वो रेप्टाइल और बर्ड दोनों से मिलते हैं। क्योंकि इसका जो ढांचा था, इसका जो स्केलेटन था, वो कुछ बर्ड जैसा था, क्योंकि उसमें बीक थी, फीदर्स के कुछ जैसे पंख जिसमें अटैच होते हैं, उसकी क्या थी बेटा? बोलो क्या थी? 4 लिम्स थी, जो फीदर लाइक थी, तिरछी थी, जिसमें पंख लगे रहते हैं। और इसके पास रेप्टाइल के कैरेक्टर थे, यानी रेप्टाइल जैसी पूंछ होगी, रेप्टाइल के जैसे हॉर्नी इरप्शंस होंगे, बोन्स कैसी होंगी? एलिवेटेड होंगी, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स में हमें देखने को मिले। ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है सिमोरिया। रिया सिमोरिया, कोई रिया तो नहीं है बुरा मान जाए लेक्चर को देखने में। जो भी रिया बुरा मान रही है बुरा ना माने, ठीक है ना बेटा, तो मैं नहीं कह रहा है। सिमोरिया, तो ये भी एक फॉसिल है जो एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच का किसके बीच का है? एम्फीबियन और रेप्टाइल। यानी कैसे हमारा एक फ्रॉग और एक लिजार्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बीच की एक कनेक्टिंग लिंक जिसका नाम क्या है? सिमोरिया। उसको देखोगे तो ये पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। तो एम्फीबियन भी है और रेप्टाइल भी है। कुछ इसके कैरेक्टर एम्फीबियन जैसे हैं, कुछ रेप्टाइल जैसे हैं, जो कि आपने क्लास 11th में एनिमल किंगडम में पढ़े थे, ठीक है बेटा। तो नोट्स इसको बना लो, जल्दी से इसको लिख लो। पहले ये पूरा लिख लो, पॉज करके लिख लो, इसको पॉज करो, लिख लो। उसके बाद में जो है फिर ये सब जो है अपना बना सकते हो, कनेक्टिंग लिंक, गोल्डन एरा, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। इसको भी पॉज कर लो, लिख लो। अब उसके बाद में बेटा इसको भी तुम पॉज करके लिख लो। तो पॉज करो, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये हो गया ना। तो इसको पॉज करके लिख लिया बेटा। अब पढ़ते हैं अपना वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या पढ़ते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। एक साइंटिस्ट है, अभी मैं कुछ थ्योरीज बताऊंगा इवोल्यूशन की, उसमें एक नाम आता है लेमार्क। किसका नाम आता है? लेमार्क। भाई सब नाम याद रखना, नीट में बहुत पूछा जाता है। कौन सा मार्क? लेमार्क। मैं दूसरा कलर का पेन यूज करता हूं, ये हो सकता है विजिबल ना हो। लेमार्क एक साइंटिस्ट है और इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं लेमार्किज्म। क्या बोलते हैं? ये पता क्या कहते हैं? अभी आएगी थ्योरी। फॉस्फेजूलॉजिक नाम की उसने बुक दी थी, उसमें अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है ना। सब बताऊंगा इसके बारे में। ये पता क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने अपने किसी ऑर्गन का यूज नहीं किया तो वो काम करना बंद कर देगा
वो किसी काम का नहीं रहेगा। और आप जिस ऑर्गन को ज्यादा यूज करोगे वो बड़ा होता चला जाएगा और वो अच्छे से डेवलप करेगा, अच्छे से काम करेगा। क्या पॉसिबल है? नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि आपका जो हार्ट है वो दिन भर काम करता है तो बड़ा होता चला जाएगा। आप हाथ का ज्यादा यूज करते हैं तो हाथ आपके बड़े हो जाएंगे, चलते नहीं तो पैर छोटे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई साहब जो लेमार्क है वो ये कहते हैं कि जब भी कोई स्पीसीज अपने ऑर्गन को यूज करती है या डिसयूज करती है उसके बेसिस पर इवोल्यूशन होता है। उसके बेसिस पे उसके ऑर्गन क्या होते हैं? बेटा मेरे साथ बोलो, इवॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? इवॉल्व होते हैं। ये कौन कह रहे हैं? लेमार्क कह रहे हैं। ऐसा ये इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ हमारी बॉडी के अंदर भाई साहब वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है लेकिन उनका कोई काम नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जिनका कोई काम नहीं है, जैसे ईयर पिन्ना। ये जो पिन्ना है, ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन अब आए लगे हैं, क्या करोगे। ऐसे ही मान लो हमारी जो है बेसिकली कैनाइन टीथ है ना, बना है ना, ये हमारे पूर्वज यूज करते थे। वो कच्चा मांस खाते थे। हम लोग तो कच्चा मांस खाते नहीं है ना, हम लोग कार्निवोर शिकार करते हैं शेर की तरह। तो ये भी क्या है? हमारा वेस्टिजियल है। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या वेस्टिजियल है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होती है अपनी सीकम, वो क्या है? बोलो। वेस्टिजियल है। वहीं पर कुछ मेल ऐसे हैं जिसके अंदर क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड बन जाते हैं। तो क्या मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं? आंसर है नो, मेल नहीं करते ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये भी हमारे अंदर क्या है? वेस्टिजियल है। फीमेल के अंदर डेवलप्ड है, हमारे अंदर क्या है? वेस्टिजियल है। तो भाई साहब ऐसे ही दीज आर द ऑर्गन विच वर क्या होते हैं बेटा? फुली फंक्शनल इन द एंसेस्टर्स। हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, उसमें जो मेल थे वो भी बच्चों के ब्रेस्ट फीडिंग कराते थे, फीमेल थे वही बच्चों के ब्रेस्ट फीडिंग कराते थे। लेकिन इवोल्यूशन के साथ साथ जो मेल था उसने ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर दिया और ये काम फीमेल ही देखती रही, जिसके कारण आज जो मेल्स हैं उनके जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलप्ड नहीं है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड नहीं है। वहीं फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड डेवलप होते हैं, क्योंकि ये किसके कारण हुआ? इवोल्यूशन के लिए। किसके कारण हुआ? इवोल्यूशन के कारण हुआ। बताओ भाई, क्या ब्रेस्ट फीमेल में है? क्या मेल में है? लेकिन मेल में क्या है? वेस्टिजियल है, डेवलप्ड। फीमेल के अंदर वेल डेवलप्ड है। समझ गए? तो ये बात हो गई। बट नॉट फंक्शनल इन द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। तो आज हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों के एंसेस्टर्स के अंदर फंक्शनल थे। और ऐसा देखने को मिलता है प्लेटिपस के अंदर, एक्डाइना के अंदर, जो कि ऐसे मैमल्स हैं जिसका मेल फीमेल दोनों ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो प्लेटिपस के अंदर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है मैमल, लेकिन दोनों फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। और वहीं पर हम जो मॉडर्न मैमल्स हैं, ह्यूमंस, लायन, कैट्स, डॉग्स, ये सब ब्रेस्ट फीडिंग मेल नहीं कराते हैं, क्योंकि मेल के पास ब्रेस्ट ही नहीं डेवलप्ड। समझ गए भाई? बोलो। वो कुछ मेल ऐसे हैं जिनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं लेकिन मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होते हैं। कुछ लड़के हैं जिनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, उनको देखने में लगता है ये तो लड़की है, ये तो लड़का है, इसके ब्रेस्ट क्यों डेवलप हो गए हैं? तो बेसिकली उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन गायनेकोमेस्टिया। कुछ लड़के हैं उनको स्कूल चढ़ाया जाता है ना, उनके लोग ब्रेस्ट नोचने लगते हैं, उनको चिढ़ाने लगते हैं, परेशान करते हैं। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसको बहुत परेशान करते थे लोग। तो ऐसे लड़के जिनके ब्रेस्ट डेवलप हो गया, बेसिकली उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है। और किसी की अगर गायनेकोमेस्टिया है तो जाके दिखा लो भाई, वरना लोग तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। कुछ लोग तो नोच लेते हैं, समझ रहे, लड़कों को परेशान करते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ लोग, महान लोग हैं इस दुनिया में, जो दूसरों को जीने नहीं देते हैं, दूसरों को परेशान करने में उनको खुशी मिलती है। These organs appear as reduced form in organism। और ये हमारे अंदर किस फॉर्म में है बेटा? रिड्यूस्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? एंड दे ग्रेजुअली डिसअपियर फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। और एक समय आएगा इवोल्यूशन के साथ साथ कि हमारी बॉडी से क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। आई बात समझ में? बोलो। अब पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? कि हमारा जो एम्ब्रियो है उसके अंदर अदर कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होना। जैसे रेप्टाइल का जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं वो एम्फीबियन से मिलते हैं। एम्फीबियन के अंदर जो एम्ब्रियो है वो लगभग किससे मिल रहा है? फिश से मिल रहा है। इवन हम ह्यूमंस का एम्ब्रियो, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है। हमारा हार्ट में क्या अलग अलग सिस्टम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन अलग है और पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग है, बीच में वॉल पूरी क्या है? पैक्ड है। लेकिन जो हमारा एम्ब्रियो है, जो उसका हार्ट है, वो कैसा है? बोलो। वो कैसा है? वो किससे मिल रहा है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट से। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रही है इम्प्योर और प्योर ब्लड की।
उसमें बीच में वॉल्व, उसमें बीच में पार्टीशन नहीं है। समझ रहे हो? वेनस सिस्टम है। कैसा है? वेनस ब्लड सिस्टम है। उसमें क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रही है। समझ गए बेटा? बोलो। तो ये चीजें हैं। तो हम कहते हैं द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट गिव्स ए लॉट्स ऑफ एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कर रहा है, वो भी बहुत सारे सबूत देता है कि देख लो भाई साहब, जो पुरानी जनरेशन है, जो रेप्टाइल्स हैं, हम उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। जो रेप्टाइल हैं वो एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं, जो एम्फीबियन है वो फिश से इवॉल्व हुई है, जो फिश हैं वो इन्वर्टिब्रेट से इवॉल्व हुई हैं। तो ये जो सारा का सारा इवोल्यूशन है वो किससे एविडेंस हमको देता है? बोलो। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। हम ह्यूमंस का जो एम्ब्रियो है उसमें गिल स्लिट्स होती हैं नेक में। तो जब बच्चा बड़ा होता है, डेवलप हो जाता है, तो गिल स्लिट क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती हैं। आपने किसी इंसान को देखा होगा यहाँ गिल स्लिट में, यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं यहाँ पे गिल स्लिट बनी रहती हैं, दाग बने रहते हैं ऐसे। कुछ लोग उनके पूरे ब्रेस्ट में ऐसे कुछ कई पॉइंट्स बने होते हैं ब्रेस्ट के। एनसीईआरटी में देखना, कई यहाँ पर क्या होंगे, ब्रेस्ट के लड़की पैदा हुई, उसके बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे, एक ब्रेस्ट, 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट बने होंगे। वेस्टिजियल होंगे, फंक्शनल 2 ही होंगे, लेकिन पूरे बने होंगे। क्योंकि जो दूसरे मैमल्स हैं उनकी पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलते हैं फीमेल में ब्रेस्ट, बहुत सारे मल्टीपल ब्रेस्ट होते हैं, है कि नहीं? बोलो। तो ये सारी चीजें क्या, जैसे हमारा मान लो एम्ब्रियो है, उसमें गिल स्लिट होती हैं। गिल स्लिट किस में होती हैं? फिशेस में होती हैं, है ना? तो हमारे एम्ब्रियो में गिल स्लिट क्यों हो गई? क्योंकि वो फिश का कैरेक्टर शो कर रहा है। लेकिन जब पैदा होने के बाद डेवलप हो गया तो वो चीजें क्या हो गई? मिट गई। समझ गए? बोलो। लेकिन अगर वो रिमेन रह गई तो उसको हम बोलते हैं एटाविज्म। क्या बोलते हैं बेटा? एटाविज्म। इट इज द reappearance of the certain ancestral character which had disappeared were reduced। हमारे जो एंसेस्टर हैं, जैसे हमारे एंसेस्टर बंदरों जैसे थे, हम सुनते हैं, तो उनकी पूंछ थी, क्या थी? अब एक लड़का ऐसा पैदा हो गया जिसकी पूंछ है। आपने देखे होंगे सोशल मीडिया में, एक बच्चा पैदा, उसकी छोटी सी टेल है ना? तो लोगों ने कह दिया देखो भाई साहब, हमारे घर में हनुमान जी पधारे हैं। भाई साहब वो क्या है? वो वेस्टिजियल कैरेक्टर है, वो एटाविज्म है। हमारे पूर्वजों की टेल थी, इवोल्यूशन के दौरान हमारी चली गई, लेकिन हमारे जीन में तो वो चीजें हैं। तो उसको हमारा जब बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था, मां के पेट के अंदर हम पल रहे थे, तो हमारी बॉडी के अंदर उस कैरेक्टर को डिसअपियर होना था, लेकिन किसी जेनेटिक कारण की वजह से वो डिसअपियर ना हो पाया। इसको बोलते हैं एटाविज्म। क्या बोलते हैं? जैसे कोई मेल है, उसके ब्रेस्ट बचपन से डेवलप हो गए, समझ रहे हो? कोई फीमेल है, उसके 4 ब्रेस्ट हैं। सुने होना ऐसी कंडीशन, कहानी सुनी है ना? तो 4 क्यों है? क्योंकि मैमल्स के तो 8 हैं। तो हमारे अंदर 2 थे, 2 होने थे, लेकिन 2 की जगह 4 हो गए। क्या करोगे? किसी के कैनाइन टीथ बहुत बड़े हैं, लोग कहते हैं तुम तो वैम्पायर पैदा हुए हो, वो घिसवाते हैं बाद में, है कि नहीं? तो कैनाइन टीथ बड़े क्यों हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों के हैं। बोलो। तो हमारे भी हो गए। समझ गए बेटा? किसी की खोपड़ी इतनी बड़ी हो जाती है तो लगता है चिंपैंजी का मुंह है, किसी के होंठ इतने मोटे हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये सारे हमारे वो फीचर्स हैं जो एंसेस्टर से हमारे अंदर आए हैं। अब वो अगर कभी अपीयर हो गए तो उसको बोलते हैं एटाविज्म। वो हमारी बॉडी में खत्म हो गए तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो। वेस्टिजियल। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। मैं फिर आऊंगा एक नए लेक्चर में, मैं फिर आऊंगा। थैंक यू।